हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है क्या थी मृदुला के वैवाहिक जीवन की सच्चाई। आज वैसे भी मेरा मिजाज जरा उखड़ा उखड़ा था और जब मृदुला ने फोन पर बताया कि इस बार वो अपनी शादी की सालगिरह गोवा में सेलिब्रेट करेगी, तब तो मेरा मन और छोटा हो गया। लगा एक मैं हूँ, बस इतना ही तो कहा था किशोर से कि केसरी फिल्म देखने चलते हैं, क्योंकि मुझे अक्षय कुमार की फिल्में बहुत पसंद आती हैं। तब कहने लगे कि फालतू काम के लिए मेरे पास समय नहीं है, ऑफिस जाना पड़ेगा। क्लोजिंग चल रही है और इधर देखो, छुट्टी लेकर राजन अपनी पत्नी को गोवा घुमाने ले जा रहे हैं। ईर्ष्या नहीं हो रही है, बहन है वो मेरी, तो ईर्ष्या क्यों होगी? मगर मेरे हिस्से में ये सुख क्यों नहीं है? ये सोचकर मैं उदास हो गई, क्योंकि मैं भी तो उसी कोख से पैदा हुई थी जिससे मृदुला। बस 1 मिनट की ही तो बड़ी छोटी हैं हम दोनों, फिर सुख में इतना अंतर क्यों? क्या हुआ? कहाँ खो गई मंजरी? जब मृदुला ने पूछा तो मुझे ध्यान आया कि वो फोन पर ही है। गोवा से क्या लाऊं तुम्हारे लिए, बताओ। हाँ, वहाँ काजू बहुत अच्छे मिलते हैं, वही ले आऊंगी। अरे कुछ नहीं, बस तू घूम के आ अच्छी तरह। काजू तो यहाँ भी मिल जाते हैं, वहां से ढोकर क्यों लाएगी? मैंने कहा। पर वो जिद पर अड़ गई कि नहीं, मैं बताऊं कि मुझे क्या चाहिए। अच्छा ठीक है, जो तुझे अच्छा लगे लेती आना, कहकर मैंने काम का बहाना बनाकर फोन रख दिया। नहीं तो वो और न जाने क्या क्या बोलकर मेरा दिमाग खराब करती। वो आए दिन मुझे फोन करके कुछ ना कुछ बताती रहती है, जैसे कि आज राजन उसे मॉल में शॉपिंग करवाने ले गया, आज अपने पति के साथ वो फिल्म देखने गई। मना करती रही फिर भी राजन उसे होटल में खिलाने ले गया। आज राजन उसके लिए साड़ी लेकर आया, आज राजन उसके लिए झुमके लेकर आया। उफ, मेरे तो कान दुखने लगते हैं उसकी बातें सुनकर। कभी कभी तो लगता है कि वो मुझे जलाने के लिए ऐसा करती है। वैसे अपनी शादी की हर सालगिरह मृदुला ऐसे ही किसी अच्छी जगह सेलिब्रेट करती है। कभी शिमला, कभी दार्जिलिंग, कभी सिंगापुर और इस बार गोवा। पर किशोर को एक बार भी नहीं लगता कि हमें भी कभी किसी अच्छी जगह अपनी सालगिरह सेलिब्रेट करनी चाहिए, बल्कि वो तो इन सब बातों को फजूल खर्च मानते हैं। कहते हैं कि ये सब ढकोसलेबाजी है। एकदम पुराने ख्यालात के इंसान हैं किशोर। और वहीं मृदुला के पति राजन उतने ही नए और रोमांटिक विचारों वाले इंसान हैं, एकदम मेरी तरह। मैं भी तो जिंदगी जीने में विश्वास रखती हूँ, ना कि झेलने में। अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, होटलों में खाना, पार्टी करना, ढेर सारी शॉपिंग करना मुझे कितना अच्छा लगता है। मगर मेरे कंजूस पति ये सब मुझे करने दे तब ना। कभी कभी तो लगता है वही औरत सुखी है जो कमाती है, अपने ऊपर खुलकर खर्च तो कर सकती है। लेकिन मृदुला कौन सा कमाती है, फिर भी जिंदगी का पूरा पूरा लुत्फ उठा रही है। अब उसका पति ही इतना दिलदार, मेरे पति तो बस साधा जीवन उच्च विचार वाले इंसान हैं, एकदम बोरिंग। सोचा नहीं था कभी मेरा ऐसे इंसान से पाला पड़ेगा जो एकदम नीरस होगा, बात बात पर पैसा पैसा करते रहते हैं। अरे पैसा ही सब कुछ है क्या? जीवन की खुशियां कुछ नहीं? लोग कमाते किस लिए हैं? खर्च करने के लिए ही ना। मगर किशोर जैसे इंसान पैसे को अलमारी में सहेज कर उसे धूप दीप दिखाने में विश्वास रखते हैं, ताकि वो और फूलता फलता रहे। मगर उन्हें नहीं पता कि रखे रखे तो पैसे में भी दीमक लग जाती है। इंसान को एक दिन मरना ही है, तो क्यों ना सुख मौज करके मरे। मगर ये बात उस मंदबुद्धि इंसान को कौन समझाए? अरे सीखे कोई तो राजन जीजा जी से, कैसे वो खुद भी शान से जीते हैं और बीवी बच्चों को भी उसी प्रकार जिलाते हैं। कोई बात मृदुला के मुंह से निकली नहीं कि वो चीज लाकर रख देते हैं। ये बात मुझे मृदुला ने ही बताई थी कि जब तब राजन उसके लिए महंगी महंगी साड़ियां, जेवर खरीद लाते हैं, वो मना करती रह जाती है। और एक मैं छोटी छोटी चीजों के लिए भी तरसती रहती हूँ। कितनी शान से कहती है मृदुला कि उसके पति का सारा वेतन उसके ही हाथों में आता है। और एक किशोर है, गिन गिन कर मुझे घर चलाने के लिए पैसे देते हैं, जैसे मैं उनके पैसे लेकर भाग जाऊंगी। आश्चर्य होता है, तड़क भड़क से दूर रहने वाली मृदुला की जिंदगी इतनी रंगीन बन गई
और मुझे जो तड़क भड़क वाली जिंदगी अच्छी लगती थी, तो मेरा एक ऐसे इंसान से पाला पड़ा जिसे ये सब ढकोसला लगता है जोड़ियां ही गलत बन गई हमारी। आखिर क्यों क्यों जो चीज़ जिसे मिलनी चाहिए उसे नहीं मिलती? इसका उल्टा होता है। हमें एक चीज़ दे दी जाती है और कहा जाता है इसके साथ तुम्हें जिंदगी भर निभाह करना है, चाहे हमें उस चीज से नफरत ही क्यों ना हो। हाँ, कभी कभी मुझे किशोर के आचरण से नफरत होने लगती है। लगता है कि इस गवार के पल्ले बंध गई मैं, और वहां मृदुला रानी सा जीवन जी रही है। सच, कभी कभी तो लगता है सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं भाग जाऊं, क्योंकि इस इंसान से निभाना मुश्किल लगने लगा है। लेकिन हम ऐसी जंजीरों में जकड़े हुए हैं कि उनसे मरते दम तक आजाद नहीं हो सकते। आज क्या बन रहा है खाने में? खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। किचन में प्रवेश करते हुए किशोर ने पूछा। मैं दूसरी तरफ ही मुंह किए बोली, कुछ खास नहीं, रोटी और दाल। मन हुआ किशोर को बताए कि देखो कैसे राजन जीजा जी अपनी पत्नी को दुनिया की सैर करवा रहे हैं, और एक तुम बस चूल्हे में ही झोंकते रहो मुझे। पर क्या फायदा, मगर मुझसे रहा नहीं गया, बोल ही दिया। किशोर कहने लगे, तो तुम क्यों उदास हो रही हो? उनकी जिंदगी है, जैसे चाहे जिए। मुझे उनकी बात पर बड़ा गुस्सा आया। बोली, तो क्या हम उनकी तरह नहीं जी सकते? क्या हम बूढ़े हो गए हैं? क्या कभी तुम्हारा मन नहीं करता कि हम भी ऐसे कहीं बाहर घूमने जाएं? अब कहोगे पैसा कहाँ है इतने, तो क्या मृदुला के पति से कम सैलरी मिलती है तुम्हें? कहो ना कि मन ही नहीं करता तुम्हारा इन सब चीजों का। बोरिंग इंसान हो तुम, बोरिंग। गुस्से में आज मैंने जमकर सब्जी में नमक डाल दिया। क्या करती, मेरी आदत है। जब तक मेरा गुस्सा नहीं उतरता सिर भारी भारी सा लगता है। लेकिन सब्जी बिगाड़ देने के बाद भी मेरा पारा गर्म ही था। मगर स्वभाव से शांत किशोर कहने लगे, बोरिंग इंसान नहीं हूं मैं मंजरी, और ना ही कंजूस। समझो तुम, बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई शादी ब्याह के बारे में भी तो सोचना होगा ना अब हमें। दिन प्रतिदिन बच्चों की महंगी होती पढ़ाई, ऊपर से घर और गाड़ी का लोन, ये सब मेरी कमाई से ही हो पा रहा है ना, और तो कोई ऊपरी आमदनी नहीं है। समझो, अगर मैं आर्थिक रूप से कमजोर हो जाऊंगा तो तुम भी हो जाओगी, और मैं ऐसा नहीं चाहता। बताओ ना, कौन है चार पैसे से हमारी मदद करने वाला? कहने को बड़ा परिवार है हमारा, मगर सबकी अपनी डफली अपना राग है। 1.5-2 लाख अगर कहीं घूमने में ही लगा देंगे तो सारा बजट बिगड़ जाएगा। दूसरों को देखकर मत जियो मंजरी, दुख ही होगा। हम जैसे हैं ठीक हैं, बस ये सोचो, खुश रहोगी। किशोर ने अपनी तरफ से मुझे खूब समझाया, मगर मेरे दिमाग में किशोर की कही एक भी बात नहीं घुस रही थी। मैं तो बस इतना जान रही थी कि किशोर राजन की तरह नहीं है, इसीलिए उनकी हर छोटी बात पर भी मैं झल्ला उठती या उल्हाने देने लगती, और वो बेचारे चुपचाप मेरी झिड़की सुन लेते, क्योंकि वो जानते थे कि मैं लड़ाई के रास्ते ढूंढ रही हूँ और वो घर में कलह नहीं चाहते थे। शाम को भी जब वो थके हारे ऑफिस से घर आते तो चुप ही रहते, जानबूझकर खुद को किसी न किसी काम में उलझाए रखते ताकि किसी बात पर मुझसे बहस ना हो जाए। आज फिर मृदुला ने मुझे ये कहकर शौक दे दिया कि शादी की सालगिरह पर राजन ने उसे हीरे जड़ी अंगूठी दी। फिर बताने लगी कि वो कहाँ कहाँ घूमने गए, क्या क्या खरीदा, वगैरह वगैरह, जिसे सुनकर किशोर के प्रति मेरा गुस्सा और बढ़ने लगा। मैं तो मना कर रही थी, पर ये है कि शॉपिंग पर शॉपिंग करवाए जा रहे हैं। और जानती है मंजरी, राजन तो कह रहे थे कि अगर तुम और जीजा जी भी हमारे साथ गोवा आते तो और मज़ा आता। सच में गोवा बहुत ही सुंदर जगह है। राजन ने तो मुझे जबरन छोटे छोटे कपड़े, कैपरी, जीन्स, टी शर्ट आदि भी खरीदवा दिए और कहा कि यही पहनो। जब तक गोवा में रहे पहनने पड़े, क्या करती? मृदुला कहे जा रही थी और मेरे सीने में धुक धुक कर आग जल रही थी। अच्छा ठीक है मृदुला, अब मैं फ़ोन रखती हूँ, खाना बनाना है ना, किशोर ऑफिस से आते ही होंगे। और बात ना करने के ख्याल से मैं बोली, तो फिर वो कहने लगी, अरे सुन ना मंजरी, मैंने तो तुम्हें बताना ही भूल गई, वो तुम्हारे जीजा जी अपनी पसंद से तुम्हारे लिए साड़ी खरीद लाए हैं। कह रहे थे नीला रंग गोरी मंजरी पर खूब फबेगा। सही कह रहे थे।
वैसे उन्होंने मेरे लिए भी उसी रंग की साड़ी खरीदी। कहने लगे कि भले तुम सांवली हो पर मेरे लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत हो। अच्छा चल, मैं किसी रोज आती हूँ तुम्हारा उपहार लेकर। समझ में नहीं आया कि मंजरी क्या बके जा रही है। लगा बोलना कुछ और चाह रही है, बोल कुछ और रही है। ठीक है मृदुला, कहकर मैंने फोन रख दिया और बेमन से खाना बनाने लगी। ना तो आज मेरा खाना बनाने का मन था और ना ही कोई और काम करने का। मूड एकदम ऑफ हो गया था। तभी किशोर का फोन आया। कहने लगे कि आज उनका ऑफिस में ही खाना है, तो मैं खा लूं, उनकी राह ना देखूं। अच्छा है, वैसे भी मेरा खाना बनाने का मन नहीं था, अतः बच्चों को मैगी बनाकर खिला दी और खुद टीवी खोलकर बैठ गई। लेकिन आज मुझे वो भी अच्छा नहीं लग रहा था। लगा आज मृदुला की जगह मैं हो सकती थी, मगर माँ ने ऐसा होने नहीं दिया। याद है जब लड़के वाले मृदुला को देखने वाले थे, तब माँ ने मुझे पड़ोसी के घर भेज दिया ताकि पिछली बार की तरह इस बार भी लड़के वाले मुझे ही न पसंद कर लें। चूंकि मृदुला मुझसे 1 मिनट बड़ी है, इसीलिए ब्याह भी पहले उसका ही हुआ था। मगर एक साधारण नैन नक्श और सांवली लड़की को इतना अच्छा पति मिल सकता है, ये किसी ने नहीं सोचा था। मुझे लगा था जब मृदुला को इतना सुंदर राजकुमार जैसा पति मिल सकता है, तो फिर मुझे क्यों नहीं, क्योंकि मैं तो उससे लाख गुना सुंदर हूँ। लेकिन मेरा सपना तब ताश के पत्ते की तरह भरभरा कर बिखर गया जब पहली बार मैंने किशोर को देखा। जैसा नाम वैसा रूप, एकदम काला कलूटा। लेकिन अब तो शादी हो चुकी थी। याद है मुझे, मृदुला को देखकर मोहल्ले की औरतें कहती थी कि मंजरी के ब्याह में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। पर इस कलूटी को कौन पसंद करेगा। खान से निकले हीरे और कोयले से लोग हमारी तुलना करते थे। जाहिर था मैं हीरा थी और वो कोयला। जैसे जैसे हम बड़ी होती गई, ये भावना भी मेरे अंदर पनपती गई कि मैं मृदुला से सुंदर हूँ। मेरी बातों से वो आहत भी हो जाती कभी कभी, पर फिर सब कुछ भुलाकर एक बड़ी बहन की तरह मुझे प्यार करने लगती। एक बात थी, छल प्रपंच और ईर्ष्या नाम की चीज नहीं थी उसमें। एकदम दिल की साफ थी वो। जहां मैं छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बनाकर माँ को सुनाती, वहीं वो बड़ी बात भी माँ से छिपा जाती ताकि उन्हें दुख ना हो। शायद इसीलिए उसे इतना कुछ मिला जीवन में। शादी के बाद जहां वो जीवन के सब रस चख रही थी, वहीं मैं हर चीज के लिए तरस रही थी। शुरू शुरू में तो किशोर का व्यवहार मुझे समझ ही नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे समझ आने लगा कि सिर्फ रूप रंग से ही नहीं, बल्कि चाल व्यवहार से भी उदासीन इंसान है ये। क्या यही मेरे हिस्से में लिखा था। कभी तो मन होता माँ से खूब लड़ूं, पूछूं कि क्यों क्यों उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। क्या जांच परख कर शादी नहीं कर सकते थे मेरी। जो मिला पकड़ा दिया। माँ बाप है या दुश्मन। एक बार लड़ भी ली थी उस बात पर, लेकिन मुझे समझाते हुए माँ कहने लगी कि लड़के का रूप नहीं, गुण देखा जाता है मंजरी। जाने कौन सा बढ़िया गुण दिख गया उन्हें किशोर में, जो मेरा हाथ पकड़ा दिया। यही सब बातें कह कहकर सोच सोच कर कब तक और कितना कुड़ती मरती मैं। सो उसी को अपना हिस्सा मानकर संतोष कर लिया। हम मध्य वर्गीय समाज में एक बार जिसका हाथ पकड़ लिया, मरते दम तक निभाना पड़ता है। सो कोई चारा नहीं था। इसीलिए मैंने अपने ढीले मन को खूब कसकर बांध लिया और बंद कर लिया उस संकीर्ण चार दीवारी में खुद को, क्योंकि अब बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन बार बार मृदुला का सुखी वैवाहिक जीवन देखकर कुड़न तो होती थी। न चाहते हुए भी फिर वही सब बातें दिमाग में शोर मचाने लगती कि वो मुझसे ज्यादा सुखी क्यों है। उस रोज सुबह सुबह ही माँ का फोन आया। घबराते हुए बोली, तुम्हारी मृदुला से कोई बात हुई है। फोन आया था उसका क्या। नहीं तो माँ, पर क्या हुआ, सब ठीक तो है। मैंने पूछा तो माँ भर्राए कंठ से कहने लगी, कल से मैं मृदुला को फोन लगा रही हूँ पर बंद आ रहा है। अरे तो जीजा जी को लगा लो, वो भी फोन नहीं उठा रहे हैं। हो सकता है फिर दोनों कहीं घूमने निकल गए होंगे, जाते तो रहते हैं हमेशा। ये बात मैंने ईर्ष्या से भरकर कही। अच्छा आप चिंता मत करो, मैं देखती हूँ फोन लगाकर। सच में मृदुला का फोन बंद आ रहा था और राजन का भी। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। माँ की घबराहट देखकर मैंने उसके घर जाने का मन बना लिया।
माँ, मैं उसके घर जाकर देखती हूँ, आप चिंता मत करो। लेकिन अब मुझे भी घबराहट होने लगी थी, क्योंकि फिर मैंने उसे कई बार फोन लगाया पर बंद ही मिलता। किशोर को जब मैंने सारी बात बताई तो कहने लगे कि मैं चिंता ना करूं, चलकर देखते हैं। पर आपको ऑफिस? जब मैंने पूछा तो किशोर बोले कि वो मुझे मृदुला के घर छोड़कर उधर से ही ऑफिस निकल जाएंगे और आते वक्त लेते आएंगे। हाँ, ये सही रहेगा, मैंने कहा। वहां पहुंचने पर मैंने जो देखा उसे देखकर स्तब्ध रह गई। मृदुला बिस्तर पर पड़ी कराह रही थी और उसके शरीर पर जगह जगह चोट के निशान थे। चेहरा भी नीला पड़ गया था। बहन को इस हालत में देखकर मेरी आंखें भर आईं। मृदुला, ये सब क्या हुआ? ये चोटें कैसे? और राजन जीजा जी कहाँ हैं? मैंने पूछा। वो रो पड़ी। फिर जो बताया उसे सुनकर मुझे अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसने रोते रोते बताया, अगर मेरा पति बदसूरत होता, गरीब होता, लेकिन अगर वो मुझे प्यार करता तो मैं खुद को दुनिया की सबसे खुशहाल औरत समझती। मगर राजन का सुंदर होना मेरे लिए अभिशाप बन गया। रोज नई नई लड़कियों के साथ रातें बीतती हैं, उन पर दिल खोल कर पैसा लुटाते हैं। कभी कभी तो लड़की को घर भी ले आते हैं और जब मैं कुछ बोलती हूँ तो उसके सामने ही मुझ पर थप्पड़ बरसाने लगते हैं। वो तो अच्छा है कि बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, नहीं तो उन पर क्या असर पड़ता राजन की हरकतों का। जब से ब्याह हुआ है एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब राजन ने मेरे रंग रूप को लेकर ताने न कसे हों। कहते हैं कि उन्हें तो गोरी लड़की चाहिए थी, कैसे काली कलूटी उनके मत्थे मर दी गई। जानती है मंजरी, हमारा फोटो देखकर राजन को लगा था कि उनकी शादी तुम्हारे साथ होने वाली है, इसीलिए उन्होंने शादी के लिए हाँ बोल दी थी। लेकिन जब पत्नी के रूप में मुझे देखा तो आग बबूला हो गई। पति पत्नी के बीच की बात है, ये सोचकर अब परिवार वालों ने भी मेरा पक्ष लेना छोड़ दिया। लेकिन समाज में अपनी इज्जत के डर के कारण वो मुझे ढो रहे हैं। कहने को तो मैं उनके साथ गोवा, मलेशिया घूमती हूँ, पर वहाँ होती हैं उनके साथ उनकी माशूका ही। मैं तो बस पिछली सीट पर बैठकर तमाशा देखती हूँ। राजन के जो सारे दोष आज तक दबे ढके थे, उन सभी को मृदुला एक एक कर मेरे सामने खोलने लगी। आज तक मैं किशोर को संकीर्ण विचारों वाला और खराब इंसान समझती थी, लेकिन आज मुझे पता चला कि किशोर कितने अच्छे और सच्चे इंसान हैं। एक लंबी सांस छोड़ते हुए फिर मृदुला कहने लगी, जरा भी चिंता नहीं है उन्हें अपने बच्चों के भविष्य की। मौज मस्ती में सारे पैसे लुटा रहे हैं। 2 महीने से मकान का किराया बाकी है। मकान मालिक झिड़क जाता है, कहता है कि आपका मुंह देखकर चुप रहता हूँ। बहन मानता है वो मुझे, लेकिन घोड़ा कब तक घास से दोस्ती कर सकता है मंजरी। अगर मकान मालिक ने निकाल दिया तो हम कहाँ जाएंगे? सही कहती हूँ। तुम्हारे पति के पैर के धोवन भी नहीं है राजन। वो तुम सब के लिए कितना सोचते हैं, देखती नहीं क्या मैं? एकदम सीधे सच्चे इंसान। विश्वास नहीं हो रहा था कि मृदुला जो कह रही है वो सच है। जिस इंसान के लिए मेरे दिल में ढेरों सम्मान था, वो एक पल में खत्म हो गया। कितना अच्छा इंसान समझती थी मैं राजन को। सोचने लगी थी कि काश इससे मेरा ब्याह हो गया होता तो मैं कितनी सुखी होती। लेकिन मैं गलत थी। खुद को कोसती रहती थी, ये कहकर कि क्यों मेरा किशोर जैसे इंसान से पाला पड़ा। मगर आज उसी किशोर पर मुझे नाज हो रहा है। दिखाते नहीं, पर मुझे प्यार बहुत करते हैं, ये मुझे अब समझ आया। लेकिन तुम ये सब क्यों सहती रही अकेली? बताया क्यों नहीं हमें? मैंने पूछा। तो क्या करती और क्या बताती तुम सबसे? क्या हालत बदल देते तुम सब? तुम्हें हमेशा लगता था ना मंजरी कि मैं बहुत सुखी हूँ। तेरे इसी भ्रम को मैं जिंदा रखना चाहती थी, दिखाना चाहती थी उन लोगों को जो कहते थे इस कलूटी को कौन पूछेगा। झूठा ही सही, पर लोग तो सही मान रहे हैं ना कि मैं बहुत सुखी हूँ और मेरे पति मुझे बहुत प्यार करते हैं। माँ पापा भी खुश हैं तो रहने दो। मैं अपना दुख सुनाकर उन्हें जीते जी मौत के मुंह में नहीं धकेलना चाहती। इसीलिए जो जैसा चल रहा है चलने दे। तू ये बात कभी अपने मुंह से मत निकालना, वरना तू मेरा मरा मुंह देखेगी। अब जब उसने इतनी बड़ी धमकी दे दी तो फिर कैसे किसी से मैं कुछ कहती?
लेकिन लगा क्या सोचती रही थी मैं मृदुला के बारे में, और क्या निकला। शाम को किशोर आकर मुझे ले गए। रात भर मैं मृदुला के बारे में ही सोच सोच कर रोती रही। मेरा सूजा चेहरा देखकर किशोर को यही लगा कि मैं मृदुला की तबीयत को लेकर परेशान हूँ, पर बात तो उससे भी बढ़कर थी, पर बता नहीं सकती थी किसी को। सुबह उठकर रोज की तरह मैंने एक तरफ चाय और दूसरी तरफ सब्जी बनाने को कढ़ाई चढ़ाई थी कि पीछे से किशोर ने मुझे अपनी बाहों में घेर लिया और पूछा, क्या बना रही हो? नाश्ता और क्या, मैंने कहा। मत बनाओ। पर क्यों? मैंने प्रश्नवाचक नजरों से देखा। ये कहने लगे, आज छुट्टी ली है, केसरी फिल्म देखने चलेंगे। ज्यादा बातें ना बनाओ। कल तक तो तुम्हें फिल्में अच्छी नहीं लगती थी, फिर आज कैसे? वो मेरे मुंह पर हाथ रखकर बोले, तुम्हें अच्छी लगती है ना अक्षय कुमार की फिल्में, और मुझे तुम। मुस्कुराते हुए किशोर बोले। मगर मैं मुंह बनाते हुए बोली, अगर छुट्टी ले रखी थी तो पहले बता देते, जरा देर और सो लेती, बेकार में जल्दी उठना पड़ा। अच्छा छोड़ो ये सब, ये बताओ, हमारी शादी की सालगिरह आने वाली है, कहाँ चलना है सेलिब्रेट करने? किशोर ने पूछा। मतलब कि गोवा चलें? मेरे गाल पर चुम्बन देते हुए किशोर बोले, तो मेरा मन गुदगुदा गया। नहीं, कोई जरूरत नहीं फजूल खर्ची करने की। गांव चलेंगे, माँ पिता का आशीर्वाद भी मिल जाएगा। कहकर मैं अपनी भी चाय लेकर बालकनी में आ गई और चुस्कियां लेने लगी। पहले कभी सुबह इतनी सुहानी नहीं लगी थी जितनी आज लग रही थी। सोचने लगी, सब कुछ तो है मेरे पास। प्यार करने वाला पति, दो प्यारे प्यारे बच्चे, अपना घर, जरूरत के सारे सुख। तो फिर किस मृग तृष्णा के पीछे भाग रही थी मैं? देखा तो किशोर मुझे ही निहार रहे थे। जब मेरी नजरें उनसे मिली तो वो मुस्कुरा पड़े, और मैं भी। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।